हेलो एवरीवन। ये इकोनॉमिक्स थ्रो क्वेश्चंस का छठा लेक्चर है। और आज जो टॉपिक जो है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट बजटिंग। अगेन जो टॉपिक ये है गवर्नमेंट बजटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और ये काफी इजी होते हैं। अगर आप जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका एक चैप्टर भी पढ़ लेते हो जिसमें आप बजटिंग और फिस्कल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट अगर आप वो पढ़ लेते हो एक चैप्टर, इनफैक्ट वो पूरा चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें जो ग्राफ्स दिए हुए हैं एटलीस्ट आप उसको ध्यान में रख लेंगे तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट इस चैप्टर से आने वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ्स या कुछ चार्ट्स जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ट्राई करें कि उसे याद रखें। सिमिलरली जो बजट में कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स दिए हुए होंगे तो आप उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि वहां से यूपीएससी डायरेक्ट सवाल उठाया है। अब हम इसे है ना, ये चीज हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो एक सवाल है कि 2000 क्वेश्चन नंबर 1 जो 2018 का है, 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, most of the India's external debt is owned by government entities। और दूसरा है, all the India's external debt is denominated in US dollars। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पीआईबी के से आया हुआ है, और ये भी अगर आप बेसिक बुक में पढ़ोगे तो जहाँ पर इंडियाज डेप्ट कंडीशन दिया हुआ होगा वहां पर ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम सिंपल पीआईबी को देख लें तो पहला स्टेटमेंट है कि जो भी बाहर से लोन लिया गया है या क्रेडिट लिया गया है वो मोस्टली गवर्नमेंट ने उठाया है। यानी कि कोई स्टेटमेंट वन का मतलब है कि मैक्सिमम जो लोन होता है वो गवर्नमेंट उठाती है बाहर से। जो कॉमर्शियल प्लेयर्स होते हैं या फिर कोई अदर एंटिटीज है वो उनका कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल डेब्ट में कम है। तो हम ये देखते हैं कि पीआईबी का एक ये एक पीआईबी में रिपोर्ट छपा हुआ था, उसमें पीआईबी में आया था 5 सितंबर 2022 को। अगर हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि जो कॉमर्शियल बोरोइंग है, एनआरआई डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड मल्टीलेटरल लोन्स कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेब्ट। यानी कि जो स्टेटमेंट था कि द मोस्ट ऑफ द लोन्स आर owned बाय sovereign बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट ही मैक्सिमम जो मैक्सिमम एक्सटर्नल बोरोइंग है वो गवर्नमेंट ने किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एक और स्टेटमेंट था कि जो हमारे एक्सटर्नल डेब्ट है वो यूएस डेनोमिनेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली 53% इज डेनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यानी कि सिर्फ 53% ही यूएस डेनोमिनेटेड है। अदर्स आप देखोगे तो येन में भी है, अदर्स जो होते हैं वो येन में होते हैं या फिर एसडीआर में होते हैं या इंडियन रुपी में भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों गलत है। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज गलत है। हाँ, यहाँ पर जो होते कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो होता है ये ज्यादा होगा, ना कि गवर्नमेंट एंटिटीज। दूसरा है, ऑल द गवर्नमेंट इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डेनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, ये भी गलत है। यहाँ पर येन, यूरो, एसडीआर, रुपी ये सब आते हैं। अगर ये स्टेटमेंट होता कि मेजोरिटी ऑफ द एक्सटर्नल डेब्ट इज डेनोमिनेटेड बाय यूएस डॉलर तो सही होता, क्योंकि ये 53% के आसपास है, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये सवाल है, ये सवाल आप सिंपल इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व कर सकते हो। क्या सवाल है
Tax revenue as a percent of GDP has steadily increased in the last decade. Fiscal deficit as a percent of GDP has steadily decreased in the last decade. यानी कि 2013 से लेकर के 23 तक में फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है और जीडीपी का अगर हम ग्राफ बनाएं, सॉरी, फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी और इधर ईयर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्टेडली लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा देखते हैं, अगर आपको जो चार्ट है, जो भी यहाँ पर ग्राफ्स इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं, अगर वो याद है तो फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसे कि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे तो फिजिकल डेफिसिट जो है यहाँ से बढ़ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो 3.5 है, यहाँ 3.4 है, यहाँ 4.7 है, 9.2 है। तो ऑलमोस्ट एक इस टाइप का ग्राफ है, यानी कि बढ़कर घट रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, sorry, second statement that fiscal deficit as a percent of GDP has steadily increased, ये गलत है क्योंकि कुछ इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। और पहला स्टेटमेंट था टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। अब हम उसका ग्राफ देख लेते हैं। अब ये देख लो आप, यूनियन बजट 2023-24 में ये ग्राफ आया हुआ है। अब इसे भी याद रखना जरूरी है क्योंकि इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। अब इसे देखो, यहाँ पर 11.4 है, यहाँ पर 10.7 है, यहाँ पर 11.1 है और 11.1 है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टैक्स रिवेन्यू हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, कांस्टेंट भी रह रहा है, तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2015 का क्वेश्चन है। अब ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the Parliament. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. All the disbursement made from public account also need the authorization from the Parliament of India। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसे मतलब स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई भी यहाँ पे गुंजाइश है ही नहीं। तो जो ये है पहला स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये गलत है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट है, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन, ये सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही होता है। और तीसरा है कि ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट है, यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है। तो इसका आंसर ओनली टू हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। चौथा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये जो है क्वेश्चन, अगर आप बैंकिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर M1 M2 M3 M4 है। तो वहां पे अगर वो नॉलेज आपका स्ट्रांग है तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग और बजटिंग को लिंक कर दिया है इस क्वेश्चन ने। तो अब पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, borrowings by the government from the central bank, sale of government securities to the public by the central bank. Now, which of the following code is correct? तो अब पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, that purchase of government securities from
पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। यानी कि अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, जो यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पर आरबीआई है, यानी कि आरबीआई पब्लिक के पास गया, बोला भाई तुम ऐसा करो कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो। ये बोलेगा बदले में क्या दोगे? बोला बदले में पैसे ले लो। तो वो क्या किया, पैसे दे दिया। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो मनी सप्लाई वहां पे इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। अब पब्लिक ने अगर पैसे बैंक में रख दिए, तो यानी कि पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो फिर वहां पर जो है मनी सप्लाई वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तीसरा है बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। और चौथा है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। सेल ऑफ टू द पब्लिक। अब अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल करेगा, तो उससे क्या होगा कि पब्लिक के पास सिक्योरिटीज आ जाएगा, और जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे को ले लेगा। यानी कि जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो फोर आंसर नहीं होगा। अब हम इतने पे भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे कि कोई ऑप्शन फोर गलत है, यानी कि बी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता। अब आंसर हो जाएगा वन और थ्री यहाँ पे। तो यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन थ्री पे, बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो इस केस में भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा होंगे, तो वो स्कीम्स में ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और इनडायरेक्टली वो सारे पैसे इकोनॉमी में ही आएगा। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसलिए। अब पांचवा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। This would imply which of the following? Other banks retain their deposits with RBI. RBI lends funds to the commercial banks in times of need. RBI advises the commercial banks on monetary matters. इस क्वेश्चन को हम पिछले चैप्टर्स में भी डाल सकते थे, बट ये बच गया था, तो फिर मैंने इसको इस चैप्टर में डाल दिया कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, आरबीआई के बेसिक फंक्शंस पे पूछा गया है। तो अब तो मतलब इसे के ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो अब क्या है, दिस वुड इम्प्लाई दैट अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, करते हैं जैसे कि सीआरआर एसएलआर में तो डालते ही हैं, रिजर्व्स होते हैं। आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम ऑफ नीड्स, ये भी है एमएसएफ फैसिलिटी। आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स, एडवाइस देता ही है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन सिक्स है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स मे अराइज। यानी कि आपने कोई एसेट है, सपोज कि 20 साल पहले एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, उसका दाम 50 रुपया था, और अब 20 साल के बाद जब उसको बेचोगे तो उसका दाम सपोज कि 500 रुपया हो गया। यानी कि 450 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है। तो उस 450 रुपये पर जो प्रॉफिट, उस 450 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं। और जो उस पर टैक्स लगता है उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। तो जो कैपिटल गेन है वो बेसिकली किसी एसेट की बात करता है। ठीक है। तो अब पहला स्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई एसेट नहीं है यहाँ पे। सिंपल एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसका जो सेल है वो बढ़ गया है, उसका कोई वैल्यू नहीं बढ़ रहा उस प्रोडक्ट का। व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन्ड, ये होगा, क्योंकि एक एसेट का वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है। When a purchase a painting and there is growth in its value due to increase in its popularity, तो ये आंसर भी होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन,
when the annual union budget is not passed by Lok Sabha, तो क्या होगा? अगर मनी बिल ही पास नहीं हो पा रहा, बजट पास नहीं हो पाया, तो वो अमाउंट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के। और अगर बजट गवर्नमेंट बजट पास नहीं करवा पा रहा है, तो इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस, और वहां पे गवर्नमेंट जो भी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, all revenues received by the union government by way of taxes and other receipts revenues for the conduct of government business are credited to। अब ये सिंपल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। कंटिजेंसी अकाउंट हो गया, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक अकाउंट। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये खेल रहा है कि अकाउंट्स की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल सा सी होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Question number 9. The authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from। Again, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, Which of the following statements appropriately describes fiscal stimulus। अब पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस। ये आपने स्टेटमेंट पेंडेमिक के टाइम पे सुना होगा, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगता है, तो वहां पर एक ऐसा नीड होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे पंप करे, किसी भी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट दे, ताकि ऐसा ना हो कि इकोनॉमी रिसेशन में चला जाए। और फिजिकल स्टिमुलस से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अब ये स्टेटमेंट अब बढ़ते हैं। इट इज अ मसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नो, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। फिजिकल स्टिमुलस एग्रीकल्चर में भी दिया जा सकता है, या फिर सर्विसेज सेक्टर में भी दिया जा सकता है, तो ये गलत है। दूसरा है, इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बस एक अफर्मेटिव एक्शन है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करे। ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। सी और स्टेटमेंट है, इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन on financial institutions to ensure disbursement of loans। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोन्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम भी हो सकता है फिजिकल, जो पीएलआई स्कीम्स होते हैं वो भी फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है। ट्रेनिंग, सपोज कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का अभी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो गवर्नमेंट उसको ध्यान में रखते हुए एक मैसिव स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दे सेमीकंडक्टर सेक्टर में, तो वो भी फिजिकल स्टिमुलस ही हो जाएगा, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखते हुए उस इंडस्ट्री में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो लोन तक लिमिटेड नहीं है। इट इज एन एक्सट्रीम affirmative action to pursue the policy of financial inclusion। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट ये सोनली फोकस्ड अपॉन, इट इज नॉट सोनली फोकस्ड अपॉन फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये एक्सट्रीम भी नहीं होता है कि इतना पैसा पंप कर दे गवर्नमेंट कि यहाँ पर इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाते होगे, तो ये क्वेश्चन आपने देखा ही देखा होगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कि द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं यूपीएससी में, और कोचिंग सेंटर्स में भी अगर आप जब टेस्ट दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन से वो अक्सर टेस्ट करते हैं, आपके नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो ये क्वेश्चन है, द टर्म बजट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, सी आंसर होगा।
इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आर्टिकल 12 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statements with respect to interim budget. It is a constitutional obligation to prepare interim budget during an election year. It constitutes both expenditure and receipts for only a part of the financial year. It deals with only expenditure side of the government's budget. It is enacted when government needs money to carry on its normal activities, but the budget has not been passed. अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहला है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। अभी इस स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं कि क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कहीं पर भी द टर्म इंटरिम बजट मेंशन्ड है, तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो सकता। तो ये गलत है। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है ये। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इंटरिम बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। बट हाँ, अगर ऐसा होता कि इट इज ए कस्टमरी या फिर हम बोल देते कॉन्वेंशन, तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि एक कन्वेंशन है कि जिस साल इलेक्शन होने वाला है तो पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो एक इंटरिम बजट निकालता है। उसमें क्या होता है कि वो एक मिनी बजट है। यानी कि जो एक नॉर्मल बजट में होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की होता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। इट इज इनेक्टेड व्हेन द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज, बट द बजट हैज नॉट बीन पास्ड। ये गलत है। ये वोट ऑन अकाउंट का डेफिनेशन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स। एक ये है और एक होता है एक्सेस ग्रांट। अब यहाँ पर है ना, अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सेस ग्रांट और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द ग्रांट्स। अब पहला क्या है स्टेटमेंट? इट इज यूज्ड व्हेन ऑथराइज्ड अमाउंट इज इनसफिशिएंट और एडिशनल एक्सपेंडिचर इज नीडेड ड्यू टू न्यू सर्विस नॉट कॉन्टेम्पलेटेड इन बजट। यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जो कि बजट में मेंशन्ड नहीं था, या फिर उस समय हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि कुछ ऐसा खर्च हो सकता है। तो उसको हम सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स में रखते हैं। और एक्सेस वाले में क्या होता है कि सपोज ये कोई सर्विस है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें हमने ज्यादा पैसा को खर्च कर दिया। सपोज कि मनरेगा है, बजट के स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे हमें लगा था कि 60,000 रुपया इस पे खर्च होगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसमें 70,000 खर्च हो गए। तो यहाँ पर जो 10,000 एक्स्ट्रा हुआ है वो एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट में आएगा। लेकिन सपोज कि मनरेगा जैसा कोई स्कीम ही नहीं है, बट मिड ऑफ द ईयर में ऐसा फील हुआ कि मनरेगा जैसा एक स्कीम होना चाहिए था। अगर फिर हम मिड ऑफ द ईयर में एक मनरेगा जैसा स्कीम स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो आ जाएगा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में। इट इज यूज्ड व्हेन एक्सेस मनी हैज बीन स्पेंट ओवर द एलोकेटेड अमाउंट। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट हो जाएगा। और तीसरा है, इट इज प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द हाउस आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स हैज एक्सपायर्ड। ये गलत है, क्योंकि इसमें होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तब हम इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, और एक्सेस वाले को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statements with respect to
अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वही आ गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो अब इसमें है कि कौन सा कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं और आपको देखना है कि सही वो जो कंपोनेंट्स है वो सही से मैच्ड हैं या नहीं है। अब ऑप्शन वन जो है, लोन्स रेज्ड आर क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स। अगर आपको पता होगा तो लोन्स जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स में नहीं जाता है। कोई भी लोन जो हम उठाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। दूसरा है, रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड। तो ये सही है। तीसरा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स। तो ये भी सही है। Receipts and disbursements out of public account are not subjected to vote by the parliament। ये भी सही है कि पब्लिक अकाउंट से आपको खर्च करना है या फिर कुछ डालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन का नीड नहीं होता है। जबकि अगर हम कंटीजेंसी फंड से करते हैं जो कि एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो वहां पर हम खर्च करने के बाद अप्रूवल को पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पर टोटल चार स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओनली 4। हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन components will be included in the revenue budget, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट रेवेन्यू बजट में इंक्लूड होंगे। अब पहला है, लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब लोन्स जो है वो काइंड ऑफ वो एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी किस में आता है? कैपिटल बजट में। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक लाइबिलिटी नहीं आएगा। ये जो होता है इस जो इंटरेस्ट पेमेंट आएगा वो रिवेन्यू बजट में आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट जब आप पे कर रहे हो तो वहां पे आपका जो लायबिलिटी है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। सिंपल सा जो इंटरेस्ट है वो पे हो रहा है तो वो रिवेन्यू बजट में आएगा। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ये भी रिवेन्यू बजट में आएगा, रिवेन्यू में ही आएगा। ग्रांट्स ये रिवेन्यू में आएगा। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, अब ये स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो है वो एक लायबिलिटी होता है तो ये कैपिटल में आएगा। और प्रोसीड्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी कैपिटल में आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका एसेट डाइल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं है, फिर ये नहीं। टोटल 1 2 3, ओनली 3, तो आंसर सी हो जाएगा। चौथा है, 16वां क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस क्लासेस ऑफ टैक्सेस। अब ये क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक्स पर खेला है। इस पे हम टैक्सेस का जो कैटेगराइजेशन है उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पर पहला है कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इन द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम द टैक्स परसेंटेजेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। नो, ये गलत है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इनकम कुछ भी हो उसका एक पोर्शन ही टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है उस पे हमने फिक्स कर दिया 20%, यानी कि किसी का इनकम 1 लाख है, एक किसी का इनकम 1 लाख है, तो उसको 20,000 रुपया टैक्स देना होगा। किसी का इनकम 10 लाख है तो उसको 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि क्या, दोनों आपका इनकम कुछ भी हो उसको फिक्स परसेंटेज आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। दूसरा है, इन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम टैक्स परसेंटेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। ये सही है। इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा हो जाएगा कि सपोज कि अगर आपका इनकम 10 लाख से कम है
तो 5% टैक्स देना है, और 10 से 50 लाख है तो 10% टैक्स देना है। तो इस टाइप से यहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ हमने टैक्स को भी बढ़ा दिया। इन रिग्रेसिव टैक्स परसेंटेजेस डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इनकम। तो ये बेसिकली ये तो बस इसी स्टेटमेंट को उल्टा लिख दिया गया है। तो ये नो नो सॉरी, ये नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स परसेंटेज है वो इनकम को डिक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली ये इस स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखा गया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को। रिग्रेसिव में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 लाख से कम है तो आपको 10% टैक्स देना है, और 10 से 50 लाख है तो 5% ही टैक्स देना है। और चौथा स्टेटमेंट है, ad valorem tax is levied upon each unit of good or service where a specific tax is levied upon value of the item। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसमें बेसिकली डेफिनेशन को उल्टा लिख दिया गया है। एड वोलरम टैक्स मतलब क्या होता है कि ओवरऑल क्वांटिटी, सपोज कि एक शिपिंग कंटेनर है, सपोज कि एक शिपिंग कंटेनर है, इसमें 80,000 रुपए का सामान जा रहा है। तो एड वोलरम टैक्स बोलेगा क्या कि भाई इसका 10% टैक्स दे दो, तो 8,000 रुपया आप दे दो। अंदर क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इतना दे दो। तो एड वैलोरम टैक्स ये होता है। और स्पेसिफिक टैक्स है तो ये क्या बोलेगा कि पहले बताओ अंदर में क्या है, सिगरेट है, तो एक सिगरेट का दाम 20 रुपया है, तो आप इसका 10% टैक्स दे दो। टोटल कितने सिगरेट है? 5,000, तो उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप से स्पेसिफिक टैक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। अरे, क्वेश्चन नंबर 17। Consider the following taxes. How many of the above taxes will come under direct tax? तो बेसिकली सवाल में ये पूछा गया कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी बहुत ही बेसिक टाइप्स का क्वेश्चन है, और ये डिस्टिंक्शन आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पास्ट ईयर में आ चुका है। आई थिंक ये इक्वलाइजेशन लेवल पर आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव टैक्सेस कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। अब पहला है कैपिटल गेन टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया कि जो बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट है वो सीधे एक इंडिविजुअल पर आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, कैपिटल गेन टैक्स, इसमें क्या हुआ कि सपोज कि आपके पास कोई जमीन है, उसका दाम बढ़ गया, आपने उसको बेचा, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स किसको पे करना है? डायरेक्टली आप ही को पे करना होगा। तो वो हो गया कैपिटल गेन्स टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। सिमिलरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उस पे आपको ही टैक्स पे करना है, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स आएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी आपको ही डायरेक्टली करना होता है, तो वो होता है। इक्वलाइजेशन टैक्स भी यूजर को ही देना होता है। जितना भी उसमें रिवेन्यू आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें जो बर्डन है वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर नहीं रहता है, जो सर्विस टेकर है उसी के ऊपर होता है। सपोज कि अगर आप गूगल में कोई एड दे रहे हो 200 रुपए का, तो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि आपको उस पे 2% टैक्स देना है। तो 200 रुपए पे आपको 2% टैक्स आप ही को जमा करना होगा, वो गूगल आकर जमा नहीं करेगा। तो इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी भी डायरेक्ट टैक्स है।
सिमिलरली प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपके घर शहर में कोई मकान है तो कुछ पे कुछ प्रॉपर्टी टैक्स लगे, वो आपको खुद ही देना होगा। बट कस्टम्स ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी, ये इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली नहीं पे करना होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो ये नहीं आएगा, तो टोटल 5 हो गया। तो आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट। In last 5 years, fiscal deficit has consistently decreased. In last 5 years, primary deficit has consistently decreased. देखो, अगर ये क्वेश्चन का आइडियली तो आपको पता होना चाहिए था, ग्राफ पता होता तो आप शायद सॉल्व कर पाते। बट नहीं भी पता हो तो भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2020 में पेंडेमिक आया था। वहां पे गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी लोन्स लेना पड़ा होगा, फिजिकल स्टिमुलस देना पड़ा था। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर नहीं भी पता होगा तो आप कह सकते हो लास्ट 5 ईयर में इस साल तो कुछ एनोमली हुआ ही होगा, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। तो इन लास्ट 5 ईयर्स फिजिकल डेफिसिट हैज कंसिस्टेंटली, अब ये कीवर्ड है कंसिस्टेंटली, डिक्रीज्ड नहीं होगा, होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स प्राइमरी डेफिसिट हैज कंसिस्टेंटली डिक्रीज्ड। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस फिजिकल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब ये तो सिंपल सा चीज है, अगर फिजिकल डेफिसिट ही कंसिस्टेंट नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। अब आप इसको देख सकते हो, ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे के ग्राफ से उठाया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल डेफिसिट 2021, जो फिजिकल ईयर 21 है, यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया है, 9.2। सिमिलरली अगर प्राइमरी डेफिसिट देखोगे तो 21 में 5.7 है, तो यानी एक काइंड ऑफ माउंटेन शेप्ड है, रिवर्स भी शेप्ड है। तो यहाँ पे कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हम बिना ग्राफ देखे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है, डायरेक्ट टैक्सेस ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। Contribution of corporation income tax is much more than the personal income tax. अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि आपको जो किसका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये पता होना चाहिए। एक फेयर आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये चार्ट है। जरूरी नहीं कि आपको ये चार्ट याद करने पड़े, बट एक बार आप इसे पढ़ लो ताकि आपको एक आइडिया रहे गवर्नमेंट के रिवेन्यूज के बारे में। अब देखो कि बजट एस्टिमेट्स फिजिकल ईयर 23 के लिए, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 27.5 है, डायरेक्ट टैक्सेस आप देखोगे तो 14.2 है, और इनडायरेक्ट 13.3 है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। और इस पूरे में देखोगे तो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 7.8। और कॉरपोरेशन टैक्स और अदर जो पर्सनल इनकम टैक्सेस है, अगर उनको देखोगे तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहला है, डायरेक्ट टैक्सेस ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो ये सही था। जीएसटी एज हाईएस्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तीसरा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन इनकम टैक्स
इज मच मोर ये गलत है। इसका आंसर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका आंसर बी होगा, ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। Capital expenditure to GDP ratio has consistently increased in last 5 years. Interest payment constitute highest share of revenue expenditure. Salary payment constitute highest share of revenue expenditure. Debt to GDP ratio has consistently decreased. External liability constitute more than 50% of total liability. सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया है, सर्दी हो रखा है, तो आवाज सही से नहीं आ रही है। तो इसे हम ऐसे ही बिना ग्राफ के सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम बाद में सॉल्यूशन जब देखेंगे तो ग्राफ देखेंगे देखेंगे। अब ऐसे देखते हैं कि बिना ग्राफ के सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब ये जो है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल लायबिलिटी। गलत है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये 2% से भी कम है, तो ऑप्शन 5 तो गलत है। तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता। अब ओनली 2 और 3 हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सही है। क्यों? क्योंकि हमें ये एक बेसिक सा ग्राफ हमें याद है। अगर आपको ये ग्राफ देखा होगा, बजट में ये काफी कॉमन सा आता रहता है, न्यूज़पेपर्स में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना जाता है, 20 पैसे। अगर 1 रुपया का अगर हमारे पास हिसाब है तो 20 पैसा हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पेमेंट करता है, तो सबसे ज्यादा शेयर है इंटरेस्ट पेमेंट का। फिर होता है शेयर ऑफ स्टेट्स इन द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। फिर हम सॉल्यूशन में बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, ये बहुत ही एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। ऑलमोस्ट ये हर जगह गलत ही हो रहा है, अगर आपने देखा होगा तो। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। और इसका आंसर शायद ही किसमें लगता है कि कुछ गलती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आंसर देखते हैं यहाँ पे, अगर 23 की बात करें तो 18 से हमें देखना चाहिए इस ग्राफ से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। 1 2 + 1 भी होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। तो ठीक है, आप ये गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर खत्म होता है इसके साथ। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।